फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसको पूरा पहले रिवीजन नोट्स करेंगे इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस चीज़ को आप जानते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है, एकीकृत है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय, यानी कि सबसे पहले कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। उसके बाद में क्या आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में अपने हाई कोर्ट भी हैं, ठीक है, तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। आगे देखते हैं, न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 यानी कि 34 यानी कि 33 प्लस 1 यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे के बाद करता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, या राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि कानून का बहुत ज़्यादा जानकार हो। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसको राष्ट्रपति को संबोधित करके वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124 की क्लॉज 4 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों
के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इनको अच्छे से देखना है। आगे देखते हैं, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कितनी 65 ईयर्स है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। आगे इससे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक यानी साक्ष्य के रूप में साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त का प्रावधान है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू किया जाता है। आगे देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के अंतर्गत अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 139 का 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले बाद केस को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारित संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान की किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी कि यदि वह किसी भी
संविधान के किसी भी मौलिक आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर समीक्षा कर सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर समीक्षा कर सकता है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान हैं। आगे अनुच्छेद 143 यानी कि 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का जितना भी रिवीजन नोट्स था, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो मैंने आपके लिए पूरे करा दिए हैं। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितना भी PYQ का मैटर है, जितने भी PYQ हैं, उन सभी को हम देखेंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने PYQ के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो किसके द्वारा हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? देखिए, IAS प्री 2014 और 44 BPSC 44वीं बिहार लोक सेवा आयोग प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अभी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। दोस्तों, विश्लेषण को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्लेषण में आपका जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट होता है, क्वेश्चन से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट होता है, वो विश्लेषण में दिया होता है। इसको ही बड़े ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 यानी कि 33 है, और मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर लेते हैं तो 34 हो जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 4 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो वर्तमान की योग्यता को फिल करता हो, यानी कि वर्तमान में जितने न्यायाधीश हैं उनमें से संख्या हो, यानी कि ना तो 20 है, ना 25 है, ना 30 है, ना 31 है। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे, यानी कि इसका विश्लेषण कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल 8 थी। कितनी थी? 8 थी। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 के प्रावधान के तहत
संसद ने उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को 11 कर दिया तथा फिर इसे 1960 में बढ़ा करके 14 और 1978 में 18 और 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश के सहित कर दिया गया। आगे 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 यानी कि 30 रखने का प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी कि 33 प्लस 1 है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो दिया गया हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6वां मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालयों में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालयों में जजों की संख्या तब होगी। तो इसमें भी सही आंसर का पता नहीं लगाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन ऐसे है ही नहीं जो वर्तमान में जितने जजेज हैं उनकी संख्या हो। आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष तक वह किसी भी न्यायालय में एडवोकेट रहा हो। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या नंबर 3, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या नंबर 4, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 8 कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला 9 यानी कि 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, किसको लिखता है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। देखते हैं पहले इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 यानी 124 के क्लॉज 2 और का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि वारंट द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में विश्लेषण में पढ़ते हैं। यानी कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। आगे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत
द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन यानी कि एड्रेस को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने यानी कि रिमूव तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124 के क्लॉज 5 में प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यही है। आगे एक नोट दिया गया है इससे संबंधित यानी कि महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना रिमूव शब्द है। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहला कथन ये बात कह रहा है। दूसरा कथन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। अच्छा, चौथा कह रहा है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा यानी कि केवल स्टेटमेंट 3 और 4 सही हैं और 1 और 2 गलत हैं। अब देखते हैं इसका विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है इसका। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1B के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। कथन एक असत्य है। आगे देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद मुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 2 भी गलत है। आगे देखते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के महाभियोग संसद में ऐसे समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीशों के कदाचार या असमर्थता की जांच और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया और ब्यौरों का वर्णन है। अतः कथन 3 सत्य है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा इस प्रकार पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह न्यायाधीश पद मुक्त हो जाएगा। अतः कथन 4 सत्य है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो कैसे हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी? विकल्प डी सही हो जाएगा 65 ईयर्स। इसका विश्लेषण है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में
यह 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष। अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा संसद के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 125 के क्लॉज 1 के यानी कि 125 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चौथा कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालयों के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं। देखते हैं इसका सही और सटीक आंसर। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। IAS प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका विश्लेषण। उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी यानी कि पहरेदार माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक हुआ। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 और 4 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है इसमें कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ना तो इसमें कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, अतः कथन 1 गलत है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146(1) के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा। किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने रिवीजन नोट्स पढ़ा था, उसी रिवीजन नोट्स में से ये क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ये कोई लाइन हमने डायरेक्ट पढ़ी थी ना कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कहीं नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। इसका विश्लेषण कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 7 के अनुसार
सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में, जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं, यानी कि वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। यानी कि अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की नहीं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है। देखते हैं इसका विश्लेषण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संरचित कॉलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम मंडल का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद भी पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1993 में। इसका विश्लेषण है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, यानी कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना का निर्णय दिया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम मंडल निर्धारित किया गया, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश
जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी है? इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, 4 है। ठीक है, 4 है 4। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के द्वारा। इसका विश्लेषण है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो नंबर 1 है तदर्थ न्यायाधीश, और नंबर 2 है इसमें अतिरिक्त न्यायाधीश, और नंबर 3 है इसमें क्या? नंबर 2 ही है। तो इसमें क्या है आपका? एक सही है और दूसरा क्या है? गलत है। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 127 के क्लॉज 1 के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति कोरम प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायाधीशों के लिए नहीं। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त एडिशनल और कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। आगे देखते हैं 127वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा। न्यायालयों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। देखते हैं अगला 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला 29वां क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालयों से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है इसमें भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से योग्य है हो से राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। इस प्रकार कथन 1 सही है। अगला देखते हैं आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पोट्टाकालाथिल रामाकृष्णन बनाम तहसीलदार तिरूर एवं अन्य बाद में यह निर्णय दिया गया कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अपने द्वारा दिए गए आदेश या सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। इसमें एक नोट दिया गया है। यूपी
यूपीएससी द्वारा अपनी आधिकारिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को सही माना गया है। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 5 होनी चाहिए। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 के तहत प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 5 होनी चाहिए। देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। देखते हैं इसका विश्लेषण, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत इसमें पॉइंट दिए गए हैं। का कहता है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या खा कहता है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या गा कहता है इसमें दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। पहला कह रहा है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। और तीसरा कह रहा है कि भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और चौथा कह रहा है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 4 इसमें सही है। अगला देखते हैं आगे इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जिसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। इसका विश्लेषण देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है। अगला देखते हैं 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई भी कर सकता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के
प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। देखते हैं अगला 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है, नंबर 1 पॉइंट है इसमें, ऐसे न्यायालयों के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। ऐसे न्यायालयों के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। तीसरा, अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक यानी कि साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि कि उपर्युक्त बी एवं सी दोनों सही हैं, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही उत्तर घोषित किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जा सकता है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जा सकता है। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रदान किया गया है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। देखते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में तथा अथवा ऐसे अन्य स्थानों में अधिष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए होगा। देखते हैं 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केशवानंद भारती। देखते हैं इसका विश्लेषण। देखते हैं इसका विश्लेषण। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे या ढांचे में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका सही और सटीक आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखते हैं अगला 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। तो इसका पहले देखते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 245। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। विश्लेषण कह रहा है कि अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। अगला देखते हैं 42वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। इसका विश्लेषण है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया है।
अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, गोलकनाथ केस में। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आती है वीडियो तो लाइक तो आप कर ही देते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 में किया गया था। आगे देखते हैं अगला 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो यह बात की गई थी आपकी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, इसीलिए इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त धारणा व्यक्त की थी। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। दे आर द राइट्स विच इनेबल ए मैन टू चॉक आउट हिज ओन लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कह रहा है कि बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बेला बनर्जी वाद, जिसमें विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही इसका सही और सटीक आंसर है। देखते हैं इसका विश्लेषण। विकल्प डी का युग्म त्रुटिपूर्ण है। बेला बनर्जी वाद पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी वाद में ही माना गया था। आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा। यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी है। इसका विश्लेषण है आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन द्वारा अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 47, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा जा चुका है। देखते हैं इसका विश्लेषण। आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है। 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है, उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, संविधान के निर्वचन के मामले, अनुच्छेद 132 कहता है इस चीज़ को। 2 कहता है, दूसरा पॉइंट है सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, अनुच्छेद 133 में इस बात की चर्चा की गई है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आपराधिक दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं हो, चाहे नहीं हो, ये इस बात को आर्टिकल 134 कहता है। और चौथा पॉइंट है इसमें विशेष इजाजत से अपील, इसको अनुच्छेद 136 कहता है। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 49 कह रहा है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग दाखिल की जा सकती है। देखते हैं इसका विश्लेषण। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य 2002 के क्लॉज 4 SCC 388 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू करने तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। देखते हैं अगला 50वां क्वेश्चन क्या 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आर्टिकल 137। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। पॉलिटी के बाद आपकी जो भी सीरीज है घटना चक्र की वो आएगी। इतिहास की सीरीज भी लगातार चल रही है, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और घटना चक्र की सीरीज का लाभ उठाएं। अगर आपने घटना चक्र की सीरीज पढ़ ली तो आप जीएस के अंदर बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं और आपकी जीएस के अंदर पकड़ बन सकती है। केवल घटना चक्र की सीरीज को पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। और वीडियोज को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।